तो जय हिंद दोस्तों। आखिर एक लंबे इंतज़ार के बाद बीपीएससी ने आज अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये पूर्णतः निश्चित हो गया है कि अब बहुत जल्द ही एग्ज़ाम ले लेगा बीपीएससी, जो कि 17 नवंबर को संभावित है या उससे एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें पदों की संख्या क्या है और पदों की संख्या के साथ न्यूनतम आप देखेंगे उम्र भी लिखा हुआ होगा। तो उम्र क्राइटेरिया क्या है और पदों में संख्या क्या है, किस सीटें में कितनी वैकेंसी है। दूसरा हम लोग देखेंगे दिव्यांगता के लिए क्या दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो दिव्यांग कुछ चीज़ें दिख रही है और साथ ही में अगर आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ मेडिकल इशू, जो कि सबको परेशान करके रखा हुआ है कि ये हाइट और चेस्ट माप क्या है और इसे आखिर इतनी परेशानी का सबब क्यों सबके लिए बना हुआ है। जबकि अब आप देखेंगे तो ये डिसेबल के लिए भी है। तो भाई जब हाइट भी है चेस्ट भी है तो जब हम यहाँ देख रहे हैं और साथ में आँखों का भी देखना है तो फिर डिसेबल को कैसे ले रहा है अगर हाइट और एथी के हाथ पर छाट रहा है। तो सबके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। साथ ही में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश देखेंगे। उसके बाद अन्य निर्देश जो भी है, फिर एक आज से नया एक चीज़ इसमें शुरू किया गया है जिसको OTR बोला जाता है। यूपीएससी ने इसे पिछली बार से शुरू किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये OTR बीपीएससी इस बार पहली बार शुरू कर रहा है, जो कि हर बार आपको रहेगा। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप एक बार गलत फॉर्म भर दिए तो आपका पूरा साल बर्बाद होगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आप इस बार आप गलत फॉर्म नहीं भर सकते हैं। डेट अगर देखेंगे तो 28 से लेकर के 18 तक है। और साथ में अगर और कोई चीज़ें इसमें है तो देखेंगे मेधा सूची कैसे बनेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे टिप्पणी क्या क्या है, आवश्यक प्रारंभिक परीक्षा की संरचना क्या होगी, शारीरिक क्षमता क्या है, शुल्क क्या देना होगा, इन सभी चीज़ों की उम्र सीमा क्या होगी, और भी हम देख लेते हैं क्या क्या है, आरक्षण का क्या कैसे है। इसके अलावा अगर कोई बच जाता है तो आप डाउट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे पूर्ण रूप से क्या करेंगे आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। साथ में अगर तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली होमवर्क दिया जाता है और उसे आपको पूरा करना होता है, जो कि अधिकांश लोग पूरा कर रहे हैं और उसमें कुछ दिन हो चुका है। लेकिन आप अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आप अभी से आज से जो वर्क है करते जाइए, फिर रिपीटेशन में आपको करवा दिया जाएगा या बैच 2 में आपको ऐड कर दिया जाएगा। हालाँकि यह निःशुल्क है तो आपको बस ट्राई करने में क्या जाता है। आइए हम अब 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन आपको सारी सूचनाएं देते हैं। एकीकृत 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों कोटिवार के आलोक में अधिसूचना भेजी गई है। अधिसूचना के अनुसार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अन्य माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा ये जो है निम्नलिखित दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो प्रश्न है सबके लिए वो ये है कि कौन सा पोस्ट है। तो देखिए ये है SDM का पोस्ट, जिसको अनुमंडल अधिकारी बोलते हैं। इसमें कुल 200 पद है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी में डाउनलोड करके देख लेना। और ये जो है ईयर कितना है, मिनिमम आपका 22 साल होना चाहिए। अब ये 22 साल कब से जोड़ा जाए, तो 22 साल आपको 1 अगस्त अर्थात 1/8/2024 से पहले होना चाहिए। ध्यान रखना है 1/8/2024 या इससे पहले आपको 22 साल का होना चाहिए, तभी आप SDM पद के लिए या जिसमें भी 22 वर्ष हैं तो उसके लिए मान्य है। या फिर आप DSP के लिए बन सकते हैं। DSP में तो 20 साल ही है। और ये 20 साल कहाँ से काउंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है 20 साल 1/8/2024 से काउंट होगा। ये मेन चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक डेट काउंट कहाँ से करना है, तो 1/8/2024 से काउंट करना है। DSP के बाद अगर आप देखेंगे तो काराधीक्षक है। बाकी जो भी है सब में आपको एज इधर दिख जाएगा कि मिनिमम एज कैटेगरी क्या है और एज कब से आपको काउंट करना है, 1/8/2024 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद अगर आप वैकेंसी देख लेते हैं तो वैकेंसी के बाद कुल जो वैकेंसी की बात किया जाए तो कुल वैकेंसी जो है 1945 है और इसमें 609 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। साथ में अगर आप देखेंगे तो 1945 के बाद 35 जो है ये वैकेंसी होंगी, आपको क्या बोलते हैं इसको, दिव्यांग के स्वतंत्रता सेनानी के लिए इसमें आरक्षण है। और 66 जो सीटें होंगी वो दिव्यांगों के लिए होगी। यहाँ देखेंगे आपको एज क्राइटेरिया मिल जाएगा। आपको अगर अन्य कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसके अलावा इसमें एक और वैकेंसी है जो कि आपको यहाँ जान लेना है, जो कि आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म भरने टाइम। इसमें एक CDPO की वैकेंसी है जिसमें आपके लिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए, अनिवार्य है। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म फी देना होगा। फॉर्म फी अलग से हम बताएंगे, कुछ लोगों के लिए 600 है और कुछ लोगों के लिए 800 है। दिव्यांगता की बात की जाए तो दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई। VI जो है वो दृष्टि दिव्यांग, DD मूक बधिर दिव्यांग और OH चलन दिव्यांग, MD मनोविकार दिव्यांग। तो ये सब दिव्यांगता के लिए है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो अभी आपके स्क्रीन पे आया है। प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। मतलब अगर कोई नई वैकेंसी आ रही है तो उसको शामिल कर दिएगा अगर और सीट आती है, या फिर प्रकाशित सीटों में इस तरह से संख्या घट या बढ़ भी सकती है अगर कोई संशोधन आता है तो। इसके अलावा यह जो विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या है, यह परीक्षा एक से अधिक पालियों में भी हो सकती है और प्रश्नों के एक से अधिक सेट भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक ही परीक्षा आज हम करा रहे हैं तो इसमें हम सबके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इससे एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा टफ होने का चांसेज है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है आरक्षण को लेकर के। अगर वो फैसला आता है तो उसके आधार पे भी उसके फैसला के अनुसार ये जो वैकेंसी है चेंज हो सकती है, इसमें सीटों की संख्या। ये ध्यान रखना है कि आपको क्या होगा, नया वैकेंसी इसमें ऐड हो सकता है, वैकेंसी बढ़ या घट सकता है, परीक्षा एक से अधिक पाली में हो सकता है, प्रश्नों का सेट 1 या 2 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी हो गई। अब आगे देखते हैं शैक्षिक योग्यता किसके लिए क्या रखा गया है। तो 70वीं के लिए आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी तक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं कि क्या अपीयरिंग में दे सकते हैं, तो नहीं, आप अपीयरिंग में नहीं आप अपीयरिंग में नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास मार्कशीट होना चाहिए 1/8/2024 से पहले का। हालांकि फॉर्म भरने तक भी अगर आपके पास मार्कशीट आ जा सकता है तो आप भर सकते हैं। मतलब कि लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन फॉर्म का भरने का लास्ट डेट है उससे पहले का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट का नंबर डालना होता है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक का डिग्री दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाते तो आप अयोग्य हो जाएंगे। विशेष शैक्षिक योग्यता विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ विशेष वाला जो है वो मैं आपको नहीं बताया हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो विशेष है ना CDPO है, और CDPO के लिए आपको अलग से, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो ऑप्शनल जब आप लेंगे तो गृह विज्ञान, ध्यान रखिएगा यहाँ ऑप्शनल जो है, यहाँ पासिंग नहीं होगा, यहाँ ऑप्शनल को आपको ऐड किया जाएगा मार्क्स। मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र, श्रम, LSW, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शनल लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आरक्षण है। आरक्षण जो है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार द्वारा जो तय है वहीं मिलेगा। इसमें यह नहीं लिखा गया कि पुराना आरक्षण है या नया आरक्षण। आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिया होगा। तो आपके पास कम से कम RO लेवल, मतलब ब्लॉक लेवल पर का सर्टिफिकेट निकला हुआ होना चाहिए। इसमें क्या क्या लगेगा, तो कास्ट लगता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थानीय निवास लगेगा, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो आपको NCL देना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा आप देखिए क्या दिखा है, आई थिंक ये पहली बार हो सकता है, मैं ठीक रिपीट कर रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के, मतलब आप जहाँ रहते हैं उसका जो अंचल है, अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि आपको जो आपका जो अंचल है, मतलब कि आपका जो अनुमंडल है, उस अनुमंडल के द्वारा निकाला हुआ आपके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, तो मैं एक बार फिर से यहाँ कंफर्म करना चाहूँगा कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको NCL भी देना है।
कहने का मतलब ये है कि आपका जो NCL होगा वो या तो अंचल पदाधिकारी द्वारा हो, मतलब SDO के द्वारा निकाला हुआ हो, या फिर RO के द्वारा। देखिए यहाँ आपको अच्छे से दिया हुआ है पदाधिकारी, मतलब कि अपने अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, मतलब आपका जो अंचल है उसके अंदर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो निवास होगा आपको SDO के द्वारा निकाला द्वारा हो, SDM के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा, जबकि आपका जो क्या बोलते हैं ये जो आपका EBC सर्टिफिकेट, मतलब कि जो क्रीमी लेयर होगा वो RO या फिर अंचल अधिकारी द्वारा होना चाहिए। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप ट्राई कीजिए कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो वो अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ हो, नहीं भी होगा तो RO द्वारा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आपका निवास जो होना चाहिए ना वो आपका अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अंचल अधिकारी किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुमंडल नहीं है, अंचल अधिकारी, मतलब कि कम से कम ब्लॉक लेवल का अधिकारी द्वारा निर्गत हो। तो ब्लॉक लेवल अधिकारी कौन होता है, RO होगा, RO द्वारा निर्गत हुआ। लेकिन अगर आपका NCL कहिएगा तो NCL आपको RO या फिर अनुमंडल, ध्यान रखिए, अधिवास अंचल। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 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 हमको कहाँ से निकाला होना चाहिए, अनुमंडल का होना चाहिए, लेकिन नहीं, अनुमंडल का कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास कम से कम, हमारे पास बहुत सारे क्यूरी आए हुए थे कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो कम से कम अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित। तो अंचल कौन होता है, एक अनुमंडल होता है, अनुमंडल में 3-4, जैसे मेरा जो अनुमंडल है उसके अंदर 3-4 अंचल के अंदर 3-4 अनुमंडल के अंदर अंचल होता है। अंचल किसको बोलते हैं, प्रखंड को। प्रखंड भी में कौन निकालता है, प्रखंड विकास अधिकारी या RO निकालता है। तो RO द्वारा निर्गत या अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके पास अंचल अधिकारी फिर वहीं आपके पास RO या फिर उसमें अनुमंडलिक अधिकारी, मतलब जो भी हो आपके पास कम से कम RO द्वारा निकाला हुआ, मतलब ब्लॉक लेवल पर निकाला हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे कम से कम आपके पास जाति, निवास और OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम। इससे ऊपर का लेवल का हो तो बहुत अच्छी बात है। C देखते हैं आप लोग, C महिलाओं के लिए है। आरक्षण का दावा करने वाले जो विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर जो बनेगा ना, उनके पिता के नाम से बनेगा, उनके पति के नाम से नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। मतलब महिलाओं का जाति जो प्रमाण पत्र आपका बनेगा वो, और आपका जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो बनेगा वो, ये दोनों आपके पापा के नाम पे बनेगा। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, फिर आपको जनरल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद देखिए आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट, मतलब कि जाति के अनुसार अपनी कोटि पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। मतलब वेरिफिकेशन के समय आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगर सर्टिफिकेट में आप कुछ गलती देते हैं या नहीं दे पाते उस टाइम, तो फिर आपको आरक्षण का दावा नहीं मिलेगा। आपको जनरल में फिर आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरक्षण कोटि देखिए दिया हुआ है, अनरिजर्व को ER लिखा रहेगा, अनुसूचित जाति SC ST EBC BC पिछड़े वर्गों की मतलब BC कैटेगरी L लेडीज, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, ये सभी के लिए यहाँ आरक्षण कोटि दिया हुआ है, ये भी देखना है। उसका जो दिव्यांग है उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, ठीक है। चलो उसके बाद देखता है नीचे क्या दिया हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए उनका उत्तराधिकारी परिचय पत्र होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं महिला के पक्ष में आय परिसंपत्ति, देखिए आय किसके नाम से बनेगा। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास, मतलब अगर आप अपने पति के साथ रह रही हैं
तो पति के निवास से बनना चाहिए। परंतु अगर तलाक वगैरह हो गया और पिता के घर पर रह रहे हैं तो विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विवाहिता महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास, उनका अस्थायी अंचल से निर्गत होगा। परंतु इस विवाहिता महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। मतलब कि अगर कोई बिहार से बाहर की लेडी है और वो बिहार में जॉब शादी की हुई हैं तो उनको अपने पिता के नाम से सर्टिफिकेट निवास देना होगा। मतलब महिलाओं के लिए जो निवास है वो आपके पिता के नाम से ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं तो हस्बैंड मान लीजिए कि यूपी का, बिहार का भी हो सकता है, आपका ससुराल कहाँ हो गया, बिहार, जबकि घर मान लेते हैं यूपी। तो इस तरह से आप जो है ओरिजिनल रूप से बिहार की नहीं है, इसलिए आपको बिहार के आरक्षण में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्मित सभी प्रमाण पत्र यथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री या औपबंधिक प्रमाण पत्र। देखिए बहुत लोगों का रहता है कि क्या हम प्रोविजनल दे सकते हैं, तो हाँ प्रोविजनल दे सकते हैं। अगर प्रोविजनल नहीं है तो ओरिजिनल दे सकते हैं, ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल लेकिन होना चाहिए या मार्कशीट होना चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति, प्रोविजनल यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति या जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का क्रीमी या रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। जब आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभी वांछित प्रमाण पत्र के प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारण तिथि तक का होना आवश्यक है। मतलब कि आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत अगर कोई प्रमाण पत्र रहेगा तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आप एनसीएल निकाल रही हैं तो जो लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने का उससे पहले का होना चाहिए। उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 साल एवं 22 वर्ष। देखिए 20, 21, 22 सभी है, अलग अलग पोस्ट वाइज मैंने जो आपको ऊपर दिखाया था। लेकिन ये गणना कब से की जाएगी तो देखिए मैंने पहले बताया था 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सोमवार 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, मतलब अधिकतम यहाँ तक होना चाहिए। महिला 42 वर्ष, ठीक है, सेवाओं के लिए 22 वर्ष अनिवार्य। देखिए इसमें कुछ अनिवार्य भी है, लेकिन महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 और महिला के लिए अधिकतम 42 वर्ष की वो फॉर्म भर सकती हैं अधिकतम। ठीक है, तो ये काउंट कब से होगा 1/8/2024 के अनुसार आप घटा कर देख लीजिएगा। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य मानी जाएगी। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर माना जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें कितने बार आप बैठ सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। परंतु देखिए अवसर की सीमा समाप्त है, जितना बार चाहे दे सकते हैं। परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवक, मतलब अगर आप बिहार सरकार के गवर्नमेंट मतलब बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो परीक्षा में शामिल हेतु निम्नांकित प्रावधान, मतलब अगर बिहार सरकार के आप क्या बोलते हैं एम्प्लॉई हैं तो आप लिमिटेड टाइम में 5 बार ही आपको अवसर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अधिकतम 5 अवसर में ही दे सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल लोगों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल नहीं है मतलब बिहार सरकार के एम्प्लॉय, सेंट्रल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं तो फिर 5 बार ही दे सकते हैं। शारीरिक क्षमता देखिए, शारीरिक क्षमता मैं आपको बता दूं, आपका चेस्ट ठीक ठाक होना चाहिए। उसके अलावा आपकी हाइट जो है ठीक होनी चाहिए और विजिबिलिटी मतलब आँख से देखने से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और ये मुख्यतः आपको एक ही पोस्ट के लिए देखा जाता है
वो जो है पुलिस लाइन वाला, जैसे कि काराधीक्षक हो गया, एसडीएम हो गया, इन सब की जो पोस्ट है ना पुलिस वाला, इसी में हाइट, चेस्ट और आपका हाइट, चेस्ट और कलर विजन चेक किया जाता है। बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अब ये जो क्या बोलते हैं एसडीएम का, सॉरी डीएसपी का पोस्ट है, उसी में हाइट वगैरह देखा जाता है। अब कितनी हाइट होती है वो नीचे दिया हुआ है। शुल्क देखिए, अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए 200 रुपये बायोमेट्रिक के लिए देना है और बाकी 600 रुपये जनरल के लिए, मतलब 600 एग्जामिनेशन फॉर्म है और 200 रुपये आपको बायोमेट्रिक फीस है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, आरक्षित, अनारक्षित सभी महिला उम्मीदवार के लिए 150, मतलब लड़कियों लोगों के लिए 150 यहाँ और 200 यहाँ, 2 और 1.5, तो 350 ही देना है। दिव्यांग के लिए भी 150 है, अन्य सभी जो जनरल कैटेगरी के उन्हें 600 देना है। तो मतलब ओबीसी और जनरल को 600 और 800 देना है और महिला लोगों के लिए 350 देना है। तो बहुत अच्छा है, लड़की लोगों के लिए वैसे भी सब कुछ अच्छा चल रहा है सरकार के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मतलब ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा था ना देना, वो आपको अगर आधार कार्ड दीजिएगा तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आधार कार्ड नहीं दीजिएगा तो 200 एक्स्ट्रा, मतलब 800 लग जाएगा। आधार कार्ड दीजिएगा तो आपको कम ही देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको, अरे कहाँ गया, यहाँ जो मैंने आपको बताया ना शुल्क, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 है, उसके बाद महिलाओं के लिए 150, SC ST OBC के लिए 150, तो ये सब जो है 150 है। लेकिन जो आधार कार्ड नहीं देंगे उनको 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो आधार कार्ड देंगे उनको 200 एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। परीक्षा की संरचना पहले ही जैसा है, जो आप पहले जानते हैं, नेगेटिव 1/3 है, परीक्षा 2 घंटे की होगी, 150 MCQ रहेंगे और 69 को आप देख लेंगे। सीट जो होगी 10 गुना, जितनी सीट है उसके 10 गुना मेंस के लिए चुने जाएंगे और उसके 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे सीट के। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता इसी दिया गया इसमें ना कि आपको इसमें CDPO का पद भी ऐड किया गया, इसलिए इसको कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंस में अगर आप देखिएगा तो अनिवार्य में सामान्य हिंदी जो कि पासिंग है, उसके अलावा आपको वैकल्पिक विषय ये भी जो है पासिंग है। इसमें देखिए यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसकी गणना नहीं की जाएगी। सामान्य अध्ययन प्रपत्र 2 मतलब कि GS 1 सामान्य अध्ययन द्वितीय पद, अच्छा यहाँ प्रथम पद, यहाँ द्वितीय पद, मतलब GS 1 GS 2 और ऐसे ये 300 मतलब 900 एग्जाम, या पहले से ही जानते हैं अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये रहा ऑप्शनल, आप क्या क्या चुन सकते हैं, तो ये सब ऑप्शनल था। उसके बाद CDPO के लिए आप देख लीजिए, CDPO के लिए देखिए कि सामान्य हिंदी के लिए यहाँ आपको एक चीज़ ज़रूरी है जो कि समझना है, सामान्य हिंदी ये सिर्फ पासिंग है, ठीक है। उसके बाद GS 1 GS 2 इसमें आपको ऐसे नहीं देना है, लेकिन आपको इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। तो मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको कौन कौन रहेगा, होम साइंस ले सकते हैं, मनोविज्ञान ले सकते हैं, समाज शास्त्र ले सकते हैं, समाज एवं समाज कल्याण LSW ले सकते हैं। तो ये सब जितने भी है ना आप लोग ले सकते हैं, श्रम एवं समाज कल्याण, ठीक है। तो ये सारी आपके लिए इसमें क्या रहेगा, ये सभी आपके लिए ऑप्शनल, आपको इन्हीं 3-4 में से ऑप्शनल ले सकते हैं और इस ऑप्शनल का मार्क्स जो है ना काउंट होगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जो कंबाइंड है मतलब कि जो जनरल पद हैं उनमें ऑप्शनल सिर्फ पासिंग है, लेकिन जो CDPO देंगे उनमें ऑप्शनल पासिंग नहीं है, उसमें ऑप्शनल का मार्क्स काउंट होगा। उसके अलावा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विषय हैं। मतलब सभी पद के लिए सेम ही आपके लिए एग्जाम लिए जाएंगे। प्रश्न पद हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहता है, ये भी पता है, ये सब आपको पहले से पता है, जानने लायक कुछ है नहीं। उसके बाद इंटरव्यू जो कि 120 नंबर का होता है, जो इंटरव्यू में भाग नहीं लेंगे वे आपको मेधा सूची में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए अधिमानता का चुनाव,
साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा पद का नाम उल्लेख रूप से स्पष्ट करेंगे। मतलब आपको कौन कौन सा पोस्ट चाहिए वो उस टाइम मांगा जाएगा। उसमें उसके बाद आपको 16 रुपया लिया जाएगा और आपका हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। देखिए हेल्थ सबका चेक किया जाता है, लेकिन जो हेल्थ में छटता कोई नहीं है। बस आप DSP और पुलिस लाइन वाले पद के लिए अयोग्य हो जाते हैं अगर आप फिजिकल बैरियर नहीं पूरा कर पाते हैं। मेधा सूची जो है 300 फर्स्ट पेपर, 300 GS1, 300 GS2, 300 ऐसे और 120, मतलब टोटल 10-20 अंक पे आपका तैयार किया जाता है। उसका CDPO के लिए इसमें ऐसे नहीं है, इसमें आपको GS1 का 300 GS2 का, ये GS1 GS2 सेम ही रहेगा, बस आपका यहाँ ऑप्शनल रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। और साक्षात्कार भी आपके लिए दोनों सेम ही रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग, दोनों के लिए नहीं होगा, एक ही होगा। तो दोनों का इस तरह से मेरिट बनेगा। उसके अलावा देखिए वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रयुक्त परीक्षा में शामिल होने के लिए हकदार नहीं है जिन्हें पहले किसी एग्जाम से बाहर किया गया है। कंबाइंड संयुक्त परीक्षार्थी अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का गलत या भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने पर, आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब गलत सूचना देते हैं, कुछ छूट जाता है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आयोग इसके बाद डिसाइड करेगा कि आपको क्या किया जाए, वो आयोग डिसाइड करेगा। मतलब अगर आपको चाहे तो बोल सकते हैं कि ठीक है भाई लाओ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एफिडेविट जनरली ले लेता है, मतलब एफिडेविट ले लेता है, लेकिन उसके मर्जी की बात है, अगर चाहे तो बंद भी कर सकता है। उसके बाद फॉर्म की डेट देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 28 तारीख से और 18/10 तक भरा जाएगा। तो 18 और 2 मतलब लगभग 20 दिन फॉर्म भराएगा, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर लेना है। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है आज रात खुद से अप्लाई कर लो और सर्टिफिकेट आ जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है, अंचल अधिकारी अंचल ब्लॉक को बोलते हैं, और ब्लॉक लेवल का निकाला हुआ सर्टिफिकेट मतलब RO के द्वारा निकाला हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित करें, अब क्या सुनिश्चित करना है कि ईमेल आईडी और नंबर होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए। सर्टिफिकेट में देखिए जिस सिस्टम या भर रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध होकर के आपका जो है ना फ़ोटो वेबकैम से लिया जाएगा, मतलब एक लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड जो है वाइट रखना है। अपलोड किए गए हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज अधिकतम 15 KB एवं डायमेंशन 220 DPI होना चाहिए। प्रक्रिया देखिए, आपको पहले OTR भरना है जो कि पहली बार लगा रहा है। ये OTR के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छे से भरना है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 69 एकीकृत सम्मिलित संयुक्त परीक्षा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया हुए उस समय प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे। 69 वाला आपको OTR से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में प्राप्त यूजर ID नेम एवं पासवर्ड ही मान्य होगा। मुझे ठीक से याद नहीं है OTR 69 वाला, आपको अगर नहीं याद होगा तो ईमेल पे देखिएगा, होगा नहीं तो फॉरगेट करने का ऑप्शन दिया होगा। OTR के बाद इतने सारे काम आपको कर लेना है। फ़ोटो में आपको ये टोपी वगैरह नहीं लेना चाहिए। पेमेंट आपको ध्यान रखना है, पेमेंट अगर फंसता है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही आपको लॉगिन करके आपको टैब डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के आपको क्लिक करते भरा हुआ PDF डाउनलोड कर लेना है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे डाउनलोड किए गए PDF हार्ड कॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और बार कोड सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। आवेदन PDF हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा। मतलब ये सभी होना चाहिए। आप इस नंबर पे चाहें तो पूछ भी सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड कुछ है तो। बाकी ये सामान्य निर्देश है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद ये जो हाइट वगैरह है ये पुलिस लाइन और SDM वगैरह जो पद है, SDM नहीं DSP के पद के लिए है, बाकी आपके लिए कुछ खास नहीं है। तो आपको अगर इतने से समझ में आ गया तो ठीक है। फिर कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क तैयारी करना ना भूलें। आपको होमवर्क बेस्ड टारगेट दिया जा रहा है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं टारगेट पूरा करना है, और टारगेट सभी लोग पूरा कर रहे हैं, फिर एक रिजल्ट आपका भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको फॉर्म भरने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।